जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। QWS के तरबियती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा सेशन जो है ग़िज़ा के हवाले से है। जो मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रोएंटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस मौसम के अंदर हमें देखनी पड़ती हैं खाने के हवाले से। तो हमारे साथ डॉक्टर उस्मान खालिक साहब हैं, जो कि नेचुरोपैथी के साथ और कुदरती ग़िज़ा के साथ वो हमें गाइडेंस, हमारी रहनुमाई करेंगे कि हमें किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है कि हम किसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाएं और हमारा जो सेहत का जो निज़ाम है वो सही तरीके से चलता रहे। साथ ही डॉक्टर साहब कुरान की भी आयतों का हवाला और रेफरेंस देते हैं ताकि हमें गाइडेंस भी मिलती रहे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए हमें हदायत दी है। उस हदायत को समझना और अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे लिए इसमें रहनुमाई पेश करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। उम्मीद है तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अच्छा, इस लेक्चर का आगाज़ मैं पिछले लेक्चर ही में एक भाई है हमारे, उन्होंने गंदम गंदुम के मुतल्लिक पॉइंट रेज़ किया था, उससे मैं स्टार्ट करूँगा और फिर इंशाल्लाह मैं अपना जो टॉपिक है मॉनसून की फूड्स और इसमें सेहत कैसे बरकरार रखी जाए उसकी तरफ आऊँगा। गंदुम के मुतल्लिक सवाल ये पूछा गया था कि गंदुम फिर हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? अगर हमारे पास गंदुम जो मौजूद है वो कुदरती है ही नहीं, तो फिर हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? उसका एक हल तो मैंने ये दिया था कि जब हमें इस चीज़ के मुतल्लिक आगाही हो गई है कि हमारे पास गंदुम कुदरती मौजूद नहीं है, उसके अंदर एक जेनेटिक मैनिपुलेशन की गई है और उसमें इस चीज़ की भी टेस्टिंग नहीं की गई, या उसको लॉन्च करने से पहले इस चीज़ की टेस्टिंग नहीं की गई थी कि इसके हमारी सेहत के ऊपर जो है वो क्या असरात होंगे। लेकिन अब चूँकि गैर इरादी तौर पर पूरी दुनिया ये जान चुकी है, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इस चीज़ के मुतल्लिक तजुर्बा कर लिया है या पेशेंट्स से उन्हें इस चीज़ को समझने में मदद मिली है कि ये जो गैर कुदरती गंदुम थी, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो उसका एक हल तो ये निकलता है कि हम वापस उस कुदरती बीज को ढूँढें और उसको पैदा करने की जद्दोजहद करें। दूसरी जो उम, उसमें हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है कि जो फ़िलवक़्त हमारे पास गंदुम मौजूद है, उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि उसके अंदर बहरहाल कुछ न कुछ जो है वो कुदरती जीन्स मौजूद हैं और अब वो हमारे माशरे में इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है, इतनी आम है और हमारी एक मेन स्टेपल डाइट ही जो है वो गंदुम है। लिहाज़ा हमें उसको भी साथ चलाना पड़ेगा और किसी न किसी तरीके से उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको सेहतमंद तरीके से जो है वो इस्तेमाल करें। उसका सबसे पहला तो एक चीज़ समझने के लिए बहुत आम हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये है कि एक होता है गंदुम का आटा, जिसको चक्की का आटा भी बोलते हैं और उसको यहाँ पंजाब के कुछ इलाकों में जो है वो लाल आटा भी बोला जाता है। और एक होता है जो आम दुकानों से मिलता है, उसको उसकी भी इकसाम है, उसमें एक फ़ाइन आटा, सुपर फ़ाइन आटा और उसकी एक बहुत ही ज़्यादा रिफ़ाइंड फ़ॉर्म जो है वो मैदे की सूरत में मिलती है। हमें पहले इसके अंदर फ़र्क समझना चाहिए कि ये बुनियादी तौर पर क्या चीज़ें हैं और हम इनके हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और इसमें से कौन-सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, उनके नुकसानात क्या हैं। उसमें असल में इसमें प्रोसेसिंग का फ़र्क है। निकलते ये सारे के सारे गंदुम ही से हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग जो है वो तब्दील कर दी जाती है। जैसे जो चक्की का आटा है, चक्की का आटा गंदुम के पूरे बीज को लेकर पीसा जाता है और वो चक्की का आटा बनता है। अच्छा, अब इस चक्की के आटे के अंदर भी इकसाम होती हैं। कुछ जगहों के ऊपर जदीद मशीनरी लगी होती है और वो जदीद मशीनरी जो है वो इसको हीट इस्तेमाल करके और इंतहाई बारीक ब्लेड्स के साथ इस दाने को तोड़ती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो दाना इंतहाई बारीक टूटता है। और वो रोटी भी जो है वो जब बनाई जाती है
तो वो दिखने में बहुत हद तक जो है वो मैदे की रोटी से मुशाबिहत रखती है, टेस्ट के अंदर भी और आम तौर पर भी। यानी कि इसमें जो प्रोसेसिंग होती है, असल में मशीन है, मशीन उस दाने को बहुत ज़्यादा बारीक काटती है और बहुत बारीक ज़र्रात का जो है वो आटा बनता है। ये भी चक्की का आटा होता है, लेकिन इसके अंदर ज़र्रात जो है वो बहुत बारीक होते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों के ऊपर ख़ास तौर पे अगर पहाड़ी इलाकों में जाया जाए या कुछ देहात वग़ैरह के अंदर भी पत्थर की चक्कियाँ लगी होती हैं और ये पुराने ज़माने के अंदर इस्तेमाल होती थी, अभी भी कुछ जगहों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उसके अंदर भी पूरे गंदम के दाने को पीसा जाता है, लेकिन वो पत्थर के दरमियान पिसने की वजह से चूँकि वो एक जदीद मशीनरी नहीं है, तो वो दाना बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ नहीं पिसता। यानी कि वो जो पिस कर आटा बाहर आता है, उसके अंदर जो दाने के ज़र्रात होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं। और उस आटे की जब रोटी बनती है, तो वो रोटी जो है वो निस्बतन थोड़ी मोटी होती है और वो खाने के अंदर भी उसको चबाने में भी जो है वो थोड़ी-सी दिक्कत का सामना होता है। ये तो हो गई चक्की के आटे की 2 इकसाम। अब हम आते हैं सुपर फाइन और फाइन आटे की तरफ कि ये बेसिकली जो है वो क्या है। देखिए गंदम का दाना है, इस गंदम के दाने के 4 मुख्तलिफ पीसेज़ होते हैं, जिसमें जो पुराने लोग हैं वो समझ पाएँगे सूजी, चोकर और इस ये 4 इसके पीसेज़ होते हैं। इसमें इन सारे पीसेज़ को अलग कर दिया जाता है, इनको अलग-अलग बेचा जाता है। सादा अल्फ़ाज़ में यूँ कहिए कि जो गंदम का फाइबर होता है, उसको गंदम के दाने से अलग कर लिया जाता है और सिर्फ़ गंदम का जो बीज होता है, उसको पीसा जाता है और उसको इंतहाई बारीक ब्लेड्स वाली मशीन के साथ जो है वो पीसा जाता है, जिससे बहुत बारीक ज़र्रे का जो है वो आटा पैदा होता है। इस आटे के अंदर सूजी, चोकर वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती, यानी कि फाइबर वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल माइनस कर दी जाती है और इसमें ग्लूटेन की मिकदार जो है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि फाइबर अगर गंदम के दाने के साथ मौजूद रहता है, तो फाइबर जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो वो एक तो हमारे पेट को जल्दी फ़िल करता है उसमें टाइम लगता है उसको फ़िल होने में, यानी कि हम कम रोटी खाते हैं और कम रोटी खाकर हमारा पेट जो है वो जल्दी कम कम रोटी से ही जो है वो हमारा पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप इसमें से फाइबर वाली चीज़ को निकाल देते हैं, तो आप रोटी ज़्यादा खाते हैं और तब भी जो है वो आपका पेट नहीं भरता। इसमें जो ये सुपर फाइन आटा होता है या फाइन आटा होता है, ये असल में इसकी प्रोसेसिंग को बताता है कि इसमें प्रोसेसिंग आटे की जो है वो कितनी बारीक की गई है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक किया जाए ज़र्रात को आटे के उसको जो है वो सुपर फाइन आटा कहते हैं और अगर हल्का-सा जो है वो बारीक किया जाए, उसको जो है वो फाइन आटा कहते हैं। ये थोड़ी-सी बुनियादी चीज़ें थी जो समझाना ज़रूरी था कि ये आटे की मुख्तलिफ़ इक़साम जो है वो मार्केट में किस किस्म की अवेलेबल हैं। इसमें सबसे जो सेहतमंद आटा हमारे पास मौजूद है, वो है जो जितना ज़्यादा मोटा आटा पिसा हुआ होगा। जो जितना ज़्यादा मोटा पिसा हुआ होगा और पूरे का पूरा गंदम का दाना होगा, वो उसके अंदर फाइबर भी मुकम्मल मौजूद होगा। वो हम रोटी भी जो है वो कम खाएँगे, वो हमारे पेट के अंदर भी जाएगी तो उसे वक़्त लगेगा हमें दोबारा भूख महसूस करते हुए। हमारा पेट भी जो है वो जल्दी भरेगा और उसके अंदर जितनी तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद थी, जो सूजी की ग़िज़ाइयत थी, चोकर की ग़िज़ाइयत थी और फाइबर ये जितना भी मौजूद था, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमें उसके अंदर से मुयस्सर आ सकेंगी। जबकि अगर हम सुपर फाइन आटे और फाइन आटे की तरफ जाते हैं या हम मैदे वाली चीज़ की तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ इंतहाई नुकसानदेह है। एक तो इस वजह से भी कि इसमें जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ को रैप किया है ख़ास चीज़ के इर्द-गिर्द, उसके अंदर एक हिकमत रखी है सूजी के अंदर, चोकर के अंदर और शुगर को जो है वो बिल्कुल ओपन नहीं रखा उस दाने के अंदर। हम वहाँ पर उस चीज़ को बिल्कुल हटा देते हैं उससे और उसका नतीजा फिर ये होता है कि वो हम जब वो वाला आटा खाया जाता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर बड़ी तेज़ी के साथ हमारी शुगर इंक्रीज़ करता है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हाँ, पाकिस्तान में शुगर की बीमारी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है।
और उसके साथ-साथ मोटापे की बीमारी और दिल की बीमारियाँ भी फैल रही हैं और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये सारी दुनिया का मामला है। और शुगर पैदा करने में एक बहुत बड़ा हाथ, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मैदा और ये फाइन आटा, सुपर फाइन आटा, इन चीज़ों के इस्तेमाल की कसरत है। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जो तंदूरों के अंदर रोटी मिलती है, ख़्वाह वो ख़मीरी रोटी हो या पतीली रोटी हो या हमारे होटलों के अंदर जो रोटी मिलती है या जो पराठे मिलते हैं, लच्छेदार पराठे, इन सब के अंदर या तो फाइन आटा या सुपर फाइन आटा इस्तेमाल हो रहा होता है। और हमारे यहाँ शुगर होने की एक सबसे बड़ी वजह, अगर हम कहें कि शुगर होने की 3 या 4 बड़ी वजूहात हैं, तो उसमें से एक जो सबसे बड़ी वजह है, वो फाइन आटा, सुपर फाइन आटा, मैदा और बेकरी की अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि बेकरी की भी तमाम अशिया के अंदर या मैदा या सुपर फाइन आटा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये गंदम के मुतल्लिक एक बुनियादी मालूमात थी कि हमें किस किस्म का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। हम हर उस चीज़ को अपने फ्रिज और अपने दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनाते हैं, जिसका टेस्ट हमें और हमारे बच्चों को अच्छा लगता है। अनफॉर्च्युनेटली एक और अलमिया ये भी है कि हमारी आजकल की माएँ बहुत हद तक खुद तो इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं ही। उनके यहाँ खुद भी इन चीज़ों की अ, तालीम की भी कमी है और तरबियत की भी कमी है कि क्या चीज़ें हमारी सेहत के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी नशो-नुमा के लिए फ़ायदेमंद है और कौन-सी चीज़ें नुकसानदेह हैं। वहीं पर वो वहाँ इस चीज़ के होते हुए वो एक और गलत काम करती हैं और वो ये करती हैं कि वो खाना-पीना दिन का जो भी खाना-पीना बनता है, उसमें अक्सरियत वो बच्चों की मर्ज़ी शामिल करती हैं। यानी कि बच्चों को जो चीज़ पसंद होगी, वो घर में बनाई जाएगी या बच्चों को स्पेशल बनाकर दी जाएगी। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आया ये चीज़ वाक़ई ग़िज़ा की कैटेगरी में आती है या नहीं है। जब बच्चे हमारे वो चीज़ खाते हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे बच्चों को शुगर स्पाइक्स होती हैं, उनको तरह-तरह के मसले होते हैं। आजकल के बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला है, वो है टेम्पर टेंट्रम्स के बच्चे जो है वो इंतहाई ज़िद्दी हो जाते हैं, काबू में नहीं आते और उनको एक जगह टिक कर बिठाना मुश्किल हो जाता है, उनका फ़ोकस किसी एक जगह पर नहीं रहता। एडीएचडी ये अटेंशन डेफ़िसिट होता है बच्चों के अंदर कि वो किसी एक भी चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते। देखिए ये बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ बैठे-बिठाए कहीं से नहीं पैदा हो जाती। हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज़िंग फैक्टर होता है और हर कॉज़िंग फैक्टर का कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम ग़िज़ा समझकर बगैर सोचे-समझे हमें लगता है कि हम इसको अपने हलक से नीचे उतार सकते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाएगी, हमारी बॉडी इसे हज़म करेगी और फिर हम इससे हमारी जो है वो ज़िंदगी आगे चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही वो तमाम अशिया हैं जो आजकल की तकरीबन हर बीमारी के पीछे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर जितनी भी माएँ हैं या इवन के वालिदैन हैं वालिद-वालिदा दोनों, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि देखिए बच्चे को अपने मुतल्लिक कुछ भी इल्म नहीं होता, बच्चा तो 7 साल की उम्र तक होश में ही नहीं होता। उसको तो इस चीज़ का वजूद ही का नहीं पता होता कि मैं इस दुनिया के अंदर हूँ और मैं इंसान हूँ और दुनिया क्या चीज़ है और मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन वो अपने हवास का गुलाम होता है, जिस तरीके से वैसे भी तमाम इंसान हवास के गुलाम हैं और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इस चीज़ को शिर्क करार दिया जब हम अपने हवास के अकॉर्डिंग जो है वो फ़ैसले लेते हैं और उनकी इत्तबा करते हैं। तो बच्चे तो नादान हैं, नासमझ हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। वो तो ऑफ़ कोर्स इसी किस्म की चीज़ों की जो भी चीज़ उन्हें खिलाई जाएगी और वो उसके अंदर एडिक्टिव मटीरियल्स जो है वो शामिल किए जाते हैं। शुगर इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ा एडिक्टिव मटीरियल है। तो बच्चे ऑफ़ कोर्स दोबारा उसी चीज़ की ज़िद करेंगे। अगर आप बच्चों को बुरी आदत डलवाएँगे, वो उस चीज़ के आदी हो जाएँगे, फिर उन्हें कुदरती ग़िज़ा से ज़ाहिर-सी बात है कुदरती ग़िज़ा में उतना टेस्ट मौजूद नहीं है। कुदरती ग़िज़ा का ज़्यादा फ़ोकस जो है वो हमारी सस्टेनेंस और नशो-नुमा के ऊपर होता है। तो बच्चों को वो चीज़ कभी भी पसंद नहीं आएगी। तो वालिदैन होने के नाते और इंसानी ज़िंदगी को दुनिया में लाने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उस इंसानी ज़िंदगी
के ऊपर हम क्या चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके मुतल्लिक सही फ़ैसले ले रहे हैं या गलत फ़ैसले ले रहे हैं। मेरा अपना बिलीफ ये है कि अल्लाह ताला हमसे अपने औलाद के मुतल्लिक किए जाने वाले हर फ़ैसले के मुतल्लिक भी सवाल-ओ-जवाब करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, महज़ इंसानी जान को दुनिया के अंदर ले आना यही काफ़ी नहीं होता जब एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी तख्लीक की इस किस्म की ज़िम्मेदारी जिस तरह के अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, उसी तरीके से इंसान को तख्लीक करता है। यहाँ पर वो बशरियत की हदूद में रहते हुए अल्लाह ताला वो काम कर रहा होता है जो रब कर रहा है और वो बच्चे की पैदाइश का सबब बनता है और जब वो सबब बनता है तो फिर वहाँ पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो वालिदैन के ऊपर आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत कठिन ज़िम्मेदारी है और इसमें पल-पल लिया जाने वाला फ़ैसला उसके मुतल्लिक हिसाब-किताब होगा और शायद ये बहुत सख्त हिसाब-किताब हो। बहरहाल वापस आते हैं मौज़ू की तरफ, तो यहाँ पर बात हो रही थी जामुन, नाशपाती, बग्गू गोशा और मीठे। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये नेमतें हमारे दस्तरख़्वान पर मौजूद क्यों नहीं हैं और ख़ास तौर पे जबकि इसका मौसम है, तो इस मौसम में ये दस्तरख़्वान के ऊपर मौजूद क्यों नहीं है? उसके पीछे बड़ी रीज़न यही है कि हमारी माएँ या घर का वो फ़र्द जो घर की ग्रोसरी परचेज़िंग का ज़िम्मेदार होता है, ये चीज़ें उसके ज़हन में नहीं होती कि वो इन चीज़ों को खरीद कर लाए। ये चीज़ें उसके सामने भी होती हैं, लेकिन वो शायद आर्टिफ़िशियल चीज़ें या फैक्ट्री मेड चीज़ें जो है वो लाकर बच्चों को खिलाना पसंद करें, आइसक्रीमें खिलाना पसंद करें या दूसरी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें लाकर नहीं देते। जब ये चीज़ें हमारे दस्तरख़्वान से गायब होंगी, तो कैपिटलिज़्म की दुनिया में हर चीज़ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है। अगर आपके घर में ये चीज़ नहीं आएगी, मेरे घर में ये चीज़ नहीं आएगी, हम सब के घर में ये चीज़ नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ की डिमांड ही नहीं कर रहे। हम मार्केट जाते हैं, ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन हम दूसरी चीज़ें उठाकर ले आते हैं, इस चीज़ के मुतल्लिक पूछते भी नहीं। तो जब इन चीज़ों की डिमांड नहीं होगी, तो आने वाले वक़्त के अंदर जो भी लोग ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं, उन्हें ये नज़र आएगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना ये सब कुछ पैदा करते हैं, लेकिन ये चीज़ें बिकती नहीं हैं, हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसका नतीजा ये होगा कि वो लोग वो चीज़ें उगाना छोड़ देंगे और वो लोग भी उन्हीं चीज़ों की तरफ आ जाएँगे, जो चीज़ें मार्केट के अंदर बिकती हैं। और वो चीज़ें अमूमी तौर पर वही होती हैं जो कि टेस्ट की बुनियाद के ऊपर खरीदी जा रही होती हैं। अभी कुछ अरसा पहले तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले मेरा मरी के एक इलाके में विज़िट हुआ और वहाँ पर एक साहिब थे, वो अपनी ज़मीन दिखा रहे थे और अच्छी खासी बड़ी ज़मीन थी, पहाड़ी के ऊपर काफ़ी कनाल के ऊपर जो है वो ज़मीन मौजूद थी और उसमें कहीं-कहीं पर जो है वो सेब और नाशपाती के दरख्त लगे हुए थे और कुछ मुकामी फलों के भी दरख्त लगे हुए थे। और वो ये खुद बता रहे थे कि आज से 20 साल पहले अगर आप इस जगह के ऊपर आते, तो ये एक घना जंगल था और ये जंगल सिर्फ़ और सिर्फ़ फलों के बागात से मुश्तमिल था। यानी यहाँ पर आपको नाशपाती और खाली सेब ही की 12 किस्म की इकसाम पैदा होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें हमने खुद काट दी हैं क्योंकि एक हमारे बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते, हम ये चीज़ें नहीं खाते और उसके साथ-साथ अब अ, हमारे अ, य जो मार्केट में ये चीज़ें नहीं बिकती और हमने अपनी ये ज़मीनें जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बेच दी हैं। यानी कि उन्होंने महज़ पैसे को मद्देनज़र रख के या टेस्ट को मद्देनज़र रख के या वक़्ती फ़ायदे को मद्देनज़र रख के उन्होंने उस ज़मीन पर से उन स्पीशीज़ के उन फ्रूट्स के जो है वो दरख्त काटे और उन चीज़ों को जो है वो उस ज़मीन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को जो है वो बेच दिया। अब ये चीज़ें तो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड हैं, ना जाने वहाँ पर सेब की कितनी स्पीशीज़ होंगी जो कि वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। वो वहाँ की मुकामी होंगी लेकिन लोगों ने कुछ फ़ैसले किए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ें वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। अब जब ये चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाएँगी तो लोग इसी तरीके से ये मुकामी जितने भी फल हैं और या सब्जियाँ हैं, ये उगानी छोड़ देंगे। अब आते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। कुरान की यहाँ पर मैं एक आयत का ज़िक्र करना चाहूँगा, सूरा नंबर 14
आयत है 7। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो आपको वहाँ पर मज़ीद नेमतों की बरसात की जाएगी, आपको मज़ीद नेमतें दी जाएँगी। लेकिन अगर आप इन नेमतों का कुफ़्र करते हैं, तो आपको शदीद अज़ाब के अंदर मुब्तला किया जाएगा। शुक्र के मुतल्लिक शुक्र की एक सादा-सी डेफ़िनेशन यही है कि अल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का इस्तेमाल करना, उसको अपनी ज़ुबान से, अपने हवासात से उस चीज़ को एडमिट करना और उस चीज़ का राइट तरीके से इस्तेमाल करना। यानी इस्तेमाल उसका इस तरीके से करना कि वो ज़ुल्म के मानों में ना आए, उसका सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा हो और अगर उसका इस्तेमाल वही के मुताबिक हो रहा है, तो वही उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होगा और वो शुक्र के ज़ुमरे में आएगा। और कुफ़्र की यहाँ पर बात की है अल्लाह ताला ने, जहाँ पर वो नेमतों के शुक्र की बात करते हैं, वहीं पर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों का कुफ़्र करते हैं, कुफ़्र करने से मुराद यही है कि आप उन चीज़ों का इनकार करते हैं। आप उन चीज़ों की एक्ज़िस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपने उस चीज़ को उस चीज़ की जो मौजूदगी है दुनिया के अंदर, उससे लाताल्लुकी का इज़हार कर लिया, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने अपनी पैदा की हुई नेमतों को खाने की तंबीह की है, उसके मुतल्लिक हिदायत दी हैं कि उन नेमतों को खाया जाए और उससे जो है वो आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन यहाँ पर हम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों से जो है वो मुँह मोड़ते हैं। तो यही कुफ़्र के अंदर वो चीज़ आती है। अब हमारे अगर दस्तरख़्वानों पर अरसे से ये 3-4 फल जो मैंने नाम लिए, ये बिल्कुल नहीं आ रहे या बहुत कम कसरत से आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से कुफ़्र ही के ज़ुमरे में चले जाते हैं। सॉरी, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है दूसरे लोग इस चीज़ के साथ एग्री ना करें, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि कुफ़्र से मुराद ही यही है कि आप जब उस चीज़ को एक्सेप्ट आप उस चीज़ को अहमियत देना छोड़ दें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना छोड़ दें, उस चीज़ का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए वो अल्लाह ताला ने पैदा की है, उस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल छोड़ दें, तो यही जो है वो कुफ़्र के ज़ुमरे में आता है। तो इस आयत के मुताबिक फिर उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा उसका ये होगा कि आपके लिए शदीद अज़ाब होगा। अब हम थोड़ा इसको देखते हैं कि अज़ाब यहाँ पर कैसे? अगर जामन की बात करें या अ, अंगूर की बात करें, अंगूर तो ख़ैर फिर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर जामन की हम बात करते हैं और लोकाट, लोकाट भी शायद ऐसा फल है जो कि हम में से अक्सरियत ने काफ़ी अरसे से जो है वो नहीं खाया होगा और हमारे बच्चे शायद लोकाट के लफ्ज़ से भी नावाकिफ़ हों और उसके टेस्ट से भी और उसकी शक्ल से भी नावाकिफ़ हों। मैं पिंडी, इस्लामाबाद और पोठवार के इलाके की बात करूँगा कि इस इलाके में जामन बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पैदा होता है। मतलब कि उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका दरख्त जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अफ़ज़ाइश करता है और बड़ा अच्छा फल भी देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जामन, लोकाट और भी बहुत सारे फल हैं, और भी बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं, लेकिन चूँकि वो फ्रूट्स नहीं देते, फ़िलहाल उनका ज़िक्र नहीं करेंगे। वो इस इलाके के नेटिव प्लांट्स हैं, यानी इस इलाके के बासी हैं वो उ अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा ही इस इलाके के लिए किया है। इस इलाके की मिट्टी उनके लिए सूट करती है। जब हमने ये फल खाने छोड़ दिए, तो हमने इनके दरख्त भी काट दिए। इनके दरख्त काटे, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उन दरख्तों का यहाँ इस ज़मीन के साथ, इसके पानी के साथ, इसकी आबो-हवा के साथ एक ख़ास किस्म का कनेक्शन था, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। और उसका नतीजा आप सबके सामने है कि ये मौजूदा जितने भी फ्लड्स वग़ैरह आ रहे हैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक से थोड़ा-सा हट जाएँगे। आज से 30-40 साल पहले पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की गई प्लांट्स की, जो कि पाकिस्तान के प्लांट्स थे ही नहीं। उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो सफ़ेदे की है। सफ़ेदा पंजाब की ज़मीन पर सूट नहीं करता, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। अब है वो भी अल्लाह ताला की नेमत, लेकिन जब आप अल्लाह ताला की नेमत
का सही तरीके से सही जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते तो वो कुफ्र की तारीफ के अंदर भी आती है और वो जुल्म की तारीफ के अंदर भी आती है। उसका नतीजा ये हुआ कि सफ़ेदा चूंकि बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव प्लांट है, यानी बहुत ज़्यादा पानी पीता है, तो उसने पंजाब की ज़मीनों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी पैदा की। और उसका नतीजा आप देख लें कि पिंडी, इस्लामाबाद और तकरीबन लाहौर और पंजाब के तकरीबन जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, उन सब के अंदर जो है वो पानी की कमी हो चुकी है। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो एक बहुत ही लो लेवल के ऊपर जा चुका है। ये हमारे अपने किए हुए काम थे, हमारे अपने किए हुए फैसले थे, जिसके नताइज जो है वो हमें इस सूरत में भुगतने पड़ रहे हैं। और इसमें अगर जो नेटिव स्पीशीज़ थी हमारी, अगर वही स्पीशीज़ को हम उनका इस्तेमाल करते, हमारी डायरेक्शंस इसी किस्म की होती कि वही फल और उनके दरख्त जो है वो लगाए जाते, तो हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो महफूज़ रहता। हम इन चीज़ों से बेनिफिट भी हासिल करते। हमारे मतलब कि एक मल्टी डायमेंशनल किस्म के जो है वो हम नेगेटिव रिज़ल्ट्स भुगत रहे हैं इन चीज़ों के, कि हमने सिर्फ़ उस चीज़ से उन अल्लाह ताला की दी हुई उन नेमतों से जो है वो कुफ़्र करना शुरू कर दिया। हमने उसकी एक्ज़िस्टेंस ही से बिल्कुल मुँह मोड़ लिया, हमने उनका इस्तेमाल करना जो है वो छोड़ दिया। नतीजा उसका ये निकला कि डिमांड ही नहीं है, और जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई देने वाले जो है वो मार्केट से गायब हो गए। उन्होंने वो दरख्त ही काट दिए। अब थोड़ा-सा इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फल हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं इस मौसम में? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मानसून के अंदर बेसिकली होता क्या है और किस किस्म की बीमारियाँ आती हैं? जैसा कि आपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस और इस किस्म की बीमारियों का भी ज़िक्र किया, तो ये क्या ऐसा होता है मानसून के सीज़न के अंदर कि ये बीमारियाँ पैदा होती हैं? तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमें ये देखना होगा कि इस मौसम के अंदर जो है वो गर्मी कम हो जाती है और हवा के अंदर नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत हद तक बहार के मौसम से मिलता-जुलता है। इसमें गर्मी की रेशो बहार के मौसम से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की सर्वाइवल को कन्वर्ट कर देती हैं थ्राइविंग के अंदर, यानी कि उनकी अफ़ज़ाइश और उनकी ग्रोथ में बहुत तेज़ी होती है। यही वजह है कि बरसात और सावन के मौसम के अंदर जो है वो आपको हर जगह से कीड़े निकलते और कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा होते। घरों के अंदर भी कीड़े आते, उड़ने वाले भी, रेंगने वाले भी जो है वो उनकी बहुतात नज़र आती है। उसकी वजह यही है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज़्म की प्रोडक्शन जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर यानी कि ये एक ऐसा सीज़न है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की प्रोडक्शन के इंतहाई फ़ेवरेट कंडीशंस उन्हें मिल जाती हैं, जिससे वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ सिर्फ़ ऐसे जानदारों के ऊपर मुहित नहीं है जो कि हमें आँखों से दिखते हैं। ये उन जानदारों के ऊपर भी अप्लाई होती है जो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस। और उसमें ख़ास तौर पे फंगस, क्योंकि फंगस जो है वो जब मॉइस्चर की ज़्यादती होती है, तो फंगस से मुतल्लिक़ा जितने भी फंगसेस जितनी भी होती हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ थ्राइव करती हैं। फंगस को सादा अल्फ़ाज़ में समझने के लिए आप एक समझ लीजिए खुम्बी है, खुम्बी भी बेसिकली एक फंगस होती है, मशरूम अंग्रेज़ी में कहेंगे। अगर पहाड़ी इलाकों में किसी का जाना हुआ हो तो वहाँ पर दरख्त जो बहुत ज़्यादा बारिशों वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर जो दरख्त आपको मिलते हैं उन ज़िंदा दरख्तों के ऊपर या जो दरख्त गिर चुके होते हैं उनके ऊपर जो है वो फंगस लगी हुई होती है। उसके लिए फंगस के उगने के लिए एक जगह पर मॉइस्चर की ज़्यादती का होना जो है वो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है। तो यही चीज़ें बॉडी के अंदर भी ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि जिस तरह बाहर जो है वो गर्मी और मॉइस्चर की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी गर्मी और मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉइस्चर के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जब हम खाना खाते हैं, तो मॉइस्चर की वजह से जो हमारी एसिड है स्टमक के अंदर, तेज़ाब के अंदर अगर पानी डाला जाए, तो उसकी तेज़ाबियत कम हो जाती है।
स्टमक के अंदर हमारे कुदरती तौर पर तेजाब मौजूद होता है। HCl दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट तेजाब है ये, और ये ग़िज़ा को हज़म करने का जो है वो पहला मरहला होता है। उसके अंदर जब मॉइस्चर की ज़्यादती हो जाएगी तो ये जो तेज़ाब होता है, ये स्टमक का जो एसिड होता है, उसकी पावर भी कम हो जाती है। नतीजा उसका ये निकलता है कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं, वो ग़िज़ा जो है वो सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती, क्योंकि तेज़ाब की उतनी पावर नहीं होती। और वो चीज़ जब हज़म नहीं हो पाती, वो फिर आगे जाती है, सही तरीके से बॉडी का पार्ट नहीं बन पाती। इस वजह और अब उसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि जिन लोगों को ज़्यादा मसला हो, या कुछ लोग जो इस मौसम में मज़ीद ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बॉडी में मज़ीद मॉइस्चर पैदा कर रही होती हैं, तो उनका निज़ाम जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। आपको इस मौसम में बहुत सारे लोग उल्टियाँ करते या लूज़ मोशन होते हुए भी दिखेंगे। उसकी वजह ही बेसिकली ये होती है कि बॉडी के अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाहर भी है, अंदर भी है। और हम ऐसी चूँकि ग़िज़ा से मुतल्लिक हम लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मॉइस्चर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, और हम चीज़ें भी ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मज़ीद मॉइस्चर को बढ़ा रही हैं। नतीजा उसका ये निकलता है कि जो हमारा तेज़ाब है स्टमक के अंदर, उसकी पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है, और हमारी ग़िज़ा जो है वो हज़म नहीं हो पाती। जब हज़म नहीं हो पाती तो वो वहीं स्टमक में पड़ी रहती है, गलती-सड़ती रहती है, या वो इंटेस्टाइन्स के अंदर अगर किसी वजह फ़र्ज़ करें पहला स्टेप क्रॉस करके वो हमारी आंतों के अंदर पहुँच भी जाती है, तो वहाँ पर भी वो सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती। यहीं पर आते हैं आपके अल्लाह ताला के दिए हुए ये फल, जामुन, नाशपाती, बग्गू गोशे और मीठे। अगर आप देखें तो इन फलों के अंदर आपको या तो तुरशी नज़र आएगी, खटास नज़र आएगी, या आपको एक ऐसी चीज़ महसूस होगी कि ये चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर जाकर खुश्की पैदा कर रही हैं। मतलब ये चीज़ महसूस होती है, जैसे जामुन को खाने से ज़ुबान के ऊपर ही जो है वो एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है, ऐसे महसूस होता है जैसे ज़ुबान जो है वो हल्की-हल्की ड्राई हो रही है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी जाकर वो ड्राइनेस क्रिएट करता है। तो इन तमाम फलों का मकसद ही यही था कि वो जो एक्सेस मॉइस्चर थी, उस मॉइस्चर को जो है वो बैलेंस किया जाए। और ये तमाम फल जो है वो इनके एंटी फंगल भी हैं, इनके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि एंटी फंगल भी हैं, एंटी बैक्टीरियल भी हैं। यानी कि ये पीएच जो तेज़ाब है, उसकी तेज़ाबियत को बढ़ाने के साथ-साथ हमारे इन इंटेस्ट जो निज़ाम है, उसके फंक्शंस को दोबारा इन लाइन करने के बाद इसमें ऐसी ख़ुसूसियात भी मौजूद हैं कि अगर कोई फंगस, बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये उनको भी जो है वो चेक में रखते हैं। उनको भी जो है वो बढ़ने नहीं देते, इनके अंदर ऐसे जो है कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इनफैक्ट जामुन की लकड़ी पुराने ज़माने के अंदर पानी को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। जामुन की लकड़ी को मटकों के अंदर या टैंक्स बने होते थे, उसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता था, और वो उस टैंक का पानी जो है वो, या उस मटके का पानी जो है वो कभी ख़राब नहीं होता था। ये एक नेचुरल एंटी पैरासाइट या एंटी फंगल एक चीज़ है। तो ये अल्लाह ताला की चीज़ें नेमतें हैं, हमारे इल्म में ये चीज़ें हैं नहीं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। हम इन एक तरह से इन नेमतों के कुफ़्र के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये और नतीजतन यही चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हमसे छिनती जा रही हैं। इस मौसम में और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे लोगों को चक्कर आते हैं, खड़े-खड़े चक्कर आ गए, बैठे-बैठे चक्कर आ गए। इसके अलावा किसी का बीपी ड्रॉप हो रहा है, किसी का बीपी जो है वो अप जा रहा है, और भूख के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। कुछ लोगों का कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन भूख भी मौजूद होती है। कुछ लोगों की भूख जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कुछ को खट्टे डकार आते हैं, कुछ को खाना वापस हलक के अंदर आता महसूस होता है। इन सारी चीज़ों के पीछे जो है वो असल में मॉइस्चर की ज़्यादती होती है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें, और हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं जो बॉडी के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जैसे उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो गंदुम इटसेल्फ है। गंदुम जो है वो बॉडी के अंदर जाकर मॉइस्चर पैदा करती है। इसके अलावा व्हाइट शुगर बॉडी के अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा करती है। तीसरी चीज़ जो है वो है दूध।
इस मौसम में दूध का इस्तेमाल और दूध की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि दूध इटसेल्फ जो है वो बॉडी के अंदर मॉइस्चर जो है क्रिएट करता है। तो हम इस मौसम के अंदर अगर हम अब इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें किसी मेडिसिन या किसी डॉक्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए, या ये जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये 4-5 ऐसी चीज़ें जो है वो पैदा की हुई हैं जो इन सारी चीज़ों को पैदा करने के लिए जो भी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं उन सबको जो है वो बैलेंस कर रही होती है। अच्छा, इस मौसम में एक और चीज़ है, वो है इस मौसम में भी और पीछे जो गर्मी का मौसम भी गुज़र आया वो भी उसके अंदर ये है कि हम लोग पसीने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। गर्मियों के मौसम में पसीना अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हमारी बॉडी ख़िज़ा के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बॉडी का मोड होता है कंज़र्वेशन का। वो हर चीज़ को स्टोरेज मोड के ऊपर ले जाती है। उसकी कोशिश होती है कि वो हर चीज़ को स्टोर करे, और वो बॉडी के अंदर इस किस्म के तहरीकात पैदा करती है जिससे इंसान का दिल करता है कि वो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना शुरू करे। यही वजह है कि सर्दियों के अंदर भूख ज़्यादा लगती है, इंसान का ज़्यादा चीज़ें खाने को दिल करता है और हाई कैलोरी वाली चीज़ें खाने को दिल करता है। ऑटम एंड विंटर, बाहर के मौसम में भी कुछ हद तक ये चीज़ मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, इंसान ने पिछले साल के अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें बॉडी में जमा की होती हैं, उसके साथ-साथ कुछ बुरी चीज़ें भी उसने अपनी बॉडी में जमा की होती हैं। यानी कि अगर हमने गलत ग़िज़ाएँ खाई हैं या कुछ गलत अशिया का इस्तेमाल किया है, जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो क्रीम्स वग़ैरह और लोशंस वग़ैरह का इस्तेमाल करती हैं, इसमें बहुत खतरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं। ख़ैर, उसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ें गायब नहीं होती, ये चीज़ें हमारी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब होकर खून में दाखिल होती हैं और खून से सफ़र करते हुए फिर पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं। इवेंचुअली ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर ही होती हैं। तो ये पसीना अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक डिटॉक्स मैकेनिज़्म का रोल प्ले करता है। ये हर उस चीज़ को जिसको ये बॉडी के अंदर गैर इज़ाफ़ी समझता है, उसको ये बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हमारा इसमें अ, बर्ताव या हमारा तर्ज़ अमल क्या होता है, वो ये होता है कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से हमें पसीना ना आ पाए। हम धूप से भी बचने की कोशिश करते हैं, हम पसीने से भी बचने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम एसी भी चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं, तरह-तरह के जो है वो हम काम करते हैं, और पसीने को पसीना आने को या उस चीज़ को जो है वो हम बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पसीना शायद कुछ मेम्ब्रेन्स जो है वो इस चीज़ से जो है वो आगाह होंगे कि बाहर ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में या कुछ लग्ज़री होटल्स के अंदर एक ख़ास किस्म का कमरा बना होता है, उसको सौना कहा जाता है, और सौना के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जाकर बैठते हैं और वहाँ पर भाप लेते हैं। उस कमरे में जो है वो भाप पैदा की जाती है और उसका मकसद ही यही होता है कि आपकी बॉडी से जो है वो पसीने का खराज किया जाए। ये अक्सर उन ममालिक के अंदर होता है जहाँ पर सूरज या कम निकलता है या ज़्यादा जो है वो सर्दी रहती है। इसकी ओरिजिन जो है वो तुर्की से हुई थी, लेकिन ये फिर फैलते-फैलते ख़ास तौर पे उन ममालिक के अंदर फैला जहाँ पर सूरज या तो नहीं निकलता, कम निकलता है, या जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है जैसे यूके वग़ैरह, और या जहाँ पर साल का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ठंड रहती है। तो वहाँ पर भी लोग इस चीज़ से आगाह हैं और इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए पे करके उस मस्नूई माहौल के अंदर जाकर अपना पसीना निकलवाते हैं, और उसके बाद जो है वो कुछ थके हुए भी महसूस करते हैं, लेकिन अपने आप को फ्रेश भी महसूस करते हैं। तो ये बॉडी का अपने ज़हरीले मवाद ख़ारिज करने का एक तरीका है। हमें इस चीज़ से जो है वो डरना नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि दिन का कुछ ना कुछ हिस्सा 5, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ ना कुछ जो है वो अगर हमें पसीना आ जाता है तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। तो आई गेस ये कुछ चीज़ें हैं मैंने ओवरऑल कवर करने की कोशिश की थी। मेरी कोशिश ये भी है कि सेहत के साथ-साथ
हमारे जो फैसले हैं उन फैसलों के असरात हमारी सेहत के अलावा और कहाँ-कहाँ पर असरअंदाज होते हैं, और वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो कितने बड़े देवकामत किस्म के अज़ाब बन जाते हैं हमारे लिए। हमें उन चीज़ों के मुतल्लिक भी आगाही हो, ताकि इन द फ्यूचर जब हमें आगाही होगी उस चीज़ के मुतल्लिक, तो हम इनफ़रादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर उन चीज़ों के मुतल्लिक कुछ न कुछ करने के मुतल्लिक सोचेंगे। अभी हमारे लिए करने का काम यही है, मेरी तमाम माँओं से और घर वालों से रिक्वेस्ट यही है कि अल्लाह ताला ने इस मौसम में ये कुछ चीज़ें मैंने नाम लेकर बताई, इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को समझें। हर चीज़ हर खाने वाली चीज़ का क्राइटेरिया सिर्फ़ टेस्ट नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसमें टेस्ट तो रखा ही रखा है, लेकिन इस टेस्ट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो इसके अंदर रखी हैं, जिसमें शायद इंसानियत को अभी कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या-क्या फ़वाइद मुज़मिर हैं। बहरहाल हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई ये तमाम चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हमारे ही भले के लिए हैं। हम इनको खाएँगे, हम ही इनसे फ़ायदेमंद होंगे, भले हमें इनसे हमें इनके फ़वाइद के मुतल्लिक इल्म हो या ना हो। तो जब वो इन चीज़ों को अपने दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनाएँगी, इन इन चीज़ों के ऊपर हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद बेहतरीन नेमतों से नवाज़ेंगे, और हमारी सेहतें भी अच्छी होंगी, हमारा आज भी अच्छा होगा, हमारा कल भी अच्छा होगा, और हमारी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद और अच्छी होंगी, और उनके दिमाग भी सही तरीके से इंशाअल्लाह काम करेंगे। तो आज बस इतना ही, सवालात अगर कोई हो तो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने बहुत माशाल्लाह तफसील के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि क्या वजह है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला हर मौसम की जो चीज़ होती है उसके कितने फ़वाइद होते हैं हमें खुद भी नहीं अंदाज़ा है। और हमें समझने की ज़रूरत है कि बस कुदरती जो निज़ाम है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवक्कल करें, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम जो है उसमें हिकमत भी है, उसमें हमारी सेहत का पूरा एहतमाम है, और हमारी जो जो हमारे मसाइल होते हैं उनकी उनका इलाज वहीं से हमें मिल सकता है। आप ये कह रहे हैं कि आपने टेस्ट करवाए थे और आपको जो है वो एच पाइलोरी निकला है, और अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये फल जिनका मैंने ज़िक्र किया है वो इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं? क्या यही सवाल है आपका? जी जी बिल्कुल सर, यही सवाल है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, और ये मैदे के अंदर जो हमारा तेज़ाब पैदा होता है उसके साथ इसका ताल्लुक होता है। उसकी ज़्यादती या कमी जो है वो इसका सबब बनती है, ख़ैर वो उस डिटेल में हम नहीं जाएँगे। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी शुगर भी चेक करवाएँ, क्योंकि अक्सर 70 से 80% मरीज़ जिनको शुगर होती है उनको ही ये एच पाइलोराई का इश्यू निकलता है। तो उसको भी चेक करवाएँ। दूसरी बात ये है कि ज़रूर ये फल जो है वो इंतहाई फ़ायदेमंद है इन चीज़ों के लिए, आप इन फलों का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और कोशिश ये करें कि ये जो सफ़ेद आटे का मैंने ज़िक्र किया है और मैदे का ज़िक्र किया है और बेकरी आइटम्स का ज़िक्र किया है, इनसे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें, यानी इन चीज़ों को खाना छोड़ दें। सफ़ेद चीनी वाली चीज़ें खाना छोड़ दें, तो ऐन मुमकिन है कि आपका ये मसला जो है वो खुद ही हल हो जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया एच पाइलोराई असल में एक बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए और अपनी जो भी उसने कारस्तानी करनी होती है, उसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और बैक्टीरिया के लिए जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा होती है या वाहिद जो ग़िज़ा होती है, वो होती ही शुगर है। यानी कि चीनी। अब आप उसको चीनी की शक्ल में जितनी भी चीज़ें देंगे, वो उसके लिए ग़िज़ाइयत का सबब बनेंगी, वो ज़िंदा रहेगा, फलता-फूलता रहेगा, अपने बच्चे भी पैदा करेगा, और वो फिर जो आप कारस्तानी कर रहा है आपके स्टमक के अंदर, उसके अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा करता रहेगा। तो सफ़ेद आटा, बेकरी की बनी तमाम चीज़ें, और चीनी, सफ़ेद चीनी, इन चीज़ों से कुछ मुकम्मल इज्तनाब करें, कुछ ही दिनों के अंदर इंशाअल्लाह आपको जो है वो वैसे ही अफ़ाका नज़र आ जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया अपनी मौत आप मर जाएगा जब उसको ये चीनी नहीं मिलेगी। और ये फल जो है वो वाक़ई इन चीज़ों के लिए जो है वो बहुत मुफ़ीद हैं। अगर आप ये ख़ास तौर पे जामुन, नाशपाती वग़ैरह जो है वो रोज़ के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा भी खाना शुरू करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको इसके अंदर भी फ़ायदा देखने को मिलेगा।
जी सर, आप मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरी बात समझ रही है। और मैंने इस हफ्ते महीने के दौरान दूध रोज गर्म करके उसमें चीनी डाल के इस्तेमाल करता रहूँ। शायद फिर वो दूध और चीनी आपने कहा कि इस मौसम में दूध भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, इस मौसम में दूध वाली चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। दही भी जो है वो कम इस्तेमाल करें। इस मौसम में जो है वो ज़्यादा आप कोशिश करें कि अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है, पेशावरी कहवा कह लें, लेमन ग्रास कह लें, इस किस्म की जो टी हैं, उनको शक्कर के या चीनी के बगैर इस्तेमाल किया जाए। ये चीज़ें जिस्म से एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है, उसको पसीने की सूरत में या पेशाब की सूरत में बॉडी से बाहर निकालती हैं, यानी बॉडी के अंदर खुश्की पैदा करती हैं। बॉडी के अंदर खुश्की का लेवल जब नॉर्मल पर आता है, तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जितने भी हैं, वो उनका भी जो है वो सर्वाइवल उस मॉइस्चर की कमी की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ एक मज़ीद ऐड कर लें कि ये मौसम है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन टी पीने का। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने एक बात और भी कही थी कि जो मौसम, जो भी फल मौसम का हो उसी को खाना चाहिए, क्योंकि उसके जी, अंदर उस मौसम के हवाले से सारी जो इलाज की जो या उसको बैलेंस करने की जो भी चीज होती है वो अल्लाह ताला ने दी होती है, जिस तरह जामुन जी, से भी आपने एक्सप्लेन किया। तो जी, उसको मैं आयत के साथ भी इसको कंफर्म करूंगी आपकी बात को। सूरा अनाम की आयत 141 में है, 141 में, कि खाओ फल को जब वो फल दे। सो कुलू मिन समारिही इजा असमरा। तो जब फल पैदा हो उसको उस वक्त खाना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी होता है, कोल्ड स्टोरेज का फल, उसकी सारी ग़िज़ाइयत खत्म हो चुकी होती है। तो जब सीजन का फल हो उसको तभी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए, तो वो उसी सीजन के हवाले से आपको फायदा देगा। और आपके अंदर जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा होगा, जिस तरह आपने बताया कि अफजाइश हो रही होती है इस मौसम में, वो सब अल्लाह का निज़ाम है, वो सब चीज़ों ने होना है। तो उसके साथ साथ ही अल्लाह ने हमारे लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त किया होता है, जिसको खा के हमारे अंदर से वो सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकल जाए। तो इंसान की ये पूरा इकोसिस्टम जो अल्लाह ने बनाया है, इंसान की, बाकी जानदारों की, बाकी हैवानात की, और उसी तरह फल दरख्त और ये सब चीजें जो हैं वो साथ साथ एक सिस्टम के हिसाब से चलती हैं। तो उनका एक जो है ना एहसास करते हुए माइंडफुली सोच के इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वरना फिर यही होता है कि फिर हम गलत टाइम पे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फल खाते हैं जिसका मौसम नहीं है, या फिर उसको जिस तरह आपने बताया कि आगाही नहीं होती है। तो चीनी तो खैर वैसे ही एक एडिक्टिव चीज है और गलत चीज है, जिसके साथ बहुत बीमारियां, और फिर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो आ चुकी हुई है, ग्लूटेन आ गया हुआ है गंदम के अंदर, जिसके अंदर वो सारा उन्होंने फाइबर निकाल दिया, तो वो भी सेहत के लिए बहुत अब मुज़र हो गया है। तो किसी भी चीज को अगर आप थोड़ा इस्तेमाल करते हो तो वो कुछ अरसे तक काम कर जाती है, मसला नहीं देती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आ गई। तो अब हमें इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, जिनको डॉक्टर हजरात भी, क्योंकि वो आपकी खुराक से नहीं निकाल सकते, वो आपको उसी बीमारी के साथ कोई ना कोई इधर उधर अपने छोटे मोटे जो है ना आपको बना के तरीके गुजारना पड़ता है वक्त। और जब तक आप डिसिप्लिन अपना ठीक नहीं करेंगे और कोशिश नहीं करेंगे और ज्यादा कोई हेल्दी खाने ढूंढने की और उन पे कोई थोड़ी मेहनत करने की, तो ये सिचुएशन आपकी चेंज नहीं होगी फिर। बिल्कुल। तो ये मुझे जी, रिपीट कीजिएगा, ये आपने सूरह अनाम की आयत नंबर 1 बताई है। 141। 141 सूरह जी, अनाम आयत अनाम की। 141। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, ये आपने रेफरेंस अच्छा शेयर जी किया, मैं इंशाल्लाह इसको स्टडी करूंगा। साथ में आपने जी शुगर का जिक्र किया है, जी लगे हाथों उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ताला ने शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसका हुसूल जो है ना वो बहुत मुश्किल बनाया।
जिस चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी ज़्यादा चीनी रखी है, उसका हुसूल उतना ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मिसाल हम लेते हैं, सेब है, सेब के अंदर चीनी की मिकदार बहुत कम है, तो सेब के हुसूल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेब के दरख्त पर चढ़ना पड़ता है, और कुछ तो सेब की अक़साम ऐसी हैं जिसमें जस्ट हाथ बढ़ाने की देर होती है, तो सेब आपके हाथ के अंदर होता है। उसी तरीके से दूसरे फल हैं, जामुन हो गया, चीनी की मिकदार बहुत कम है। लेकिन वहीं पर हम चले जाते हैं ऐसे फलों की तरफ जिसके अंदर चीनी की मिकदार ज़्यादा है, जैसे गन्ना। अगर आप गन्ने के अंदर की तरफ जाते हैं तो गन्ने के अंदर चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि उसको उगाना, उसके लिए वेट करना, और फिर उसको आप हाथों से या तो मुँह से, पहले ज़माने के लोग तो खाते थे, अब तो हमारे लिए खाना भी मुमकिन नहीं है। यानी कि बिल्कुल, आपके लिए वो एक चीज़ डिफ़िकल्ट बना दी गई है। बिल्कुल, और जब तक आप उसमें मशीन का इस्तेमाल ना करें या कुछ औज़ारों का इस्तेमाल ना करें, और या दाँतों का इस्तेमाल ना करें, दाँतों का भी इस्तेमाल अगर किया जाए तो एक बहुत ही, जिस बंदे को आदत हो तो वो मेरे ख़्याल में एक पाव से ज़्यादा गंडेरियाँ नहीं खा सकता। तो ये एक मिसाल थी जिसमें चीनी ज़्यादा है लेकिन उसका हुसूल मुश्किल है। एक और मिसाल की तरफ आ जाते हैं, शहद। शहद के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा है, इवन दो कि वो चीनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन फिर भी उसका हुसूल जो है वो मुश्किल रखा गया है। या तो आपको दरख्तों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, शहद की मक्खियों को उनका हिसाब-किताब ज़हन में रख कर जो है वो आपको जान जोखिम में डालकर जो है वो उस चीनी का वसूल करना पड़ता है, या पहाड़ों के ऊपर जो गार मौजूद होते हैं वहाँ पर जाकर वहाँ से जो है वो शहद हासिल करना पड़ता है, और वो आपको मिलता भी थोड़ी मिकदार के अंदर है। तो ये अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर जितनी भी उसने नेमतें पैदा की हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये एक कॉमन पैटर्न नज़र आएगा कि जिस चीज़ के अंदर शुगर कंटेंट जितना ज़्यादा है, उस चीज़ का हुसूल जो है वो उतना ज़्यादा मुश्किल है। यानी यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि हिडन मैसेज है एक तरीके से हमारे लिए कि भई ये एक चीज़ है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो शुगर व्हाइट शुगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी प्रोसेस्ड फॉर्म है शुगर की, और ये लोग फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू होकर जो है वो ये गुज़रती है, और ये जिन केमिकल्स के थ्रू होकर गुज़रती है उसके मुतल्लिक बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं, वेल पब्लिश्ड रिसर्चेज़ हैं कि वो मटीरियल्स, वो केमिकल्स अगर किसी ज़मीन के ऊपर डाले जाते हैं, तो वो ज़मीन मुकम्मल तौर पर बांझ हो जाती है, उसके वो किसी फ़सल को उगाने के काबिल नहीं रहती, वो इतने खतरनाक केमिकल्स हैं। तो व्हाइट शुगर को जितना मुमकिन हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बेहतर हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो कि हमारे अपने ही इलाके की पैदावार है और हम बहुत अरसे से जो है वो चीज़ बनाते भी आ रहे हैं, वो गुड़ है। गुड़ के अंदर एक तो वो चीनी अ, जब बॉडी के अंदर जाती है, यानी गुड़ बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी मिठास एक अलग किस्म की मिठास है। नंबर 2, वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर स्पाइक्स नहीं क्रिएट करती। शुगर स्पाइक से मुराद ये होती है कि खून के अंदर जो है वो एकदम शुगर की ज़्यादती हो जाती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो इमरजेंसी मोड के अंदर चली जाती है। अगर हम व्हाइट शुगर खाते हैं तो व्हाइट शुगर खाने से या सफ़ेद आटे वाली चीज़ें खाने से हमारी बॉडी के अंदर शुगर स्पाइक्स होती हैं, जिसमें हमें एकदम जो है वो एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो हम डाउन भी हो जाते हैं, और हमें फिर मज़ीद किसी चीज़ की तलाश होती है जो हमें दोबारा उतनी ही एनर्जी उतनी ही जल्दी के साथ दे, जो कि एक गैर कुदरती अमल है। गुड़ या शक्कर, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, जिस शक्कर से भी बेहतर गुड़ ही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर जाकर एकदम से शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही, ये स्लोली इंक्रीज़ करती हैं। प्लस इनका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ फाइबर की मिकदार भी मौजूद होती है, जो कि व्हाइट शुगर में बिल्कुल भी नहीं होती, वो तो एक प्योर केमिकल है। और तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, ट्रेस मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो बहुत छोटी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। जैसे सेलेनियम हो गया, ज़िंक हो गया, कॉपर हो गया, जो कि आपको व्हाइट शुगर में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको गुड़ के अंदर मिलते हैं, और बहुत थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और थोड़ी ही मिकदार के अंदर जो है वो ये गुड़ के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो जब हम ये चीज़ें गुड़ इस्तेमाल करते हैं, शक्कर इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट मेरे पास आने वाले ज़्यादा शुगर ही के पेशेंट्स होते हैं,
और मैं उनमें से कभी भी किसी पेशेंट को ये ब्राउन शुगर और गुड़ मना नहीं करता। वो इस्तेमाल करना चाहें तो मैं उनको मुकम्मल इस्तेमाल की इजाज़त देता हूँ कि आप चाय के अंदर या दूसरी किसी चीज़ के अंदर जो है वो गुड़ जितना आपका दिल करता है नॉर्मल, यानी कि हस्बे ज़ायक़ा जिसे कहते हैं, वो और ब्राउन शुगर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन व्हाइट शुगर की तरफ से मैं उनकी कोशिश मेरी यही होती है कि फुल उनको जो है ना ज़ीरो के ऊपर लाया जाए। तो हम अगर इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में डालें, ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर से भी बेहतर है गुड़, तो वो चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। डॉक्टर साहब, आपने एक और बात भी बहुत अच्छी पॉइंट आउट की थी कि जो किसी इलाके का फल होता है, या जिस तरह आपने दरख्त की मिसाल दी थी, तो हम चाहे किसी जब हम शिफ्ट करते हैं कहीं और किसी मुल्क चले जाते हैं, तो हमें वो अपनी लोकल चीजें नहीं मिलती हैं उस तरह से। लेकिन जो हमारी जिस जहाँ पे पैदाइश हुई भी होती है, हम भी तो इसी तरह उसी मिट्टी के इंसान होते हैं, क्योंकि वही गजा जो हमारे पेरेंट्स ने खाई होती है, हम भी उसी से पैदा हुए हुए होते हैं। तो उसके साथ एक हमारी खास मंसूबियत होती है कि हम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं कि यहाँ की ग्रो करने वाली जो चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी को ज्यादा जो है ना वो ताकत भी देती हैं और बेहतर महसूस होती है, हमें सूट करती हैं। तो जो इंसान जिस इलाके में पैदा हुआ हो, उसका भी कोई असर होता है उसके ऊपर, उसकी जी सेहत के बिल्कुल ऊपर? जी बिल्कुल होता है। इसमें जो इंतहाई गर्म खुश्क इलाकों में, सहरा के इलाकों में पैदा होने वाले लोग होते हैं, उनकी पैदाइश पर और उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर उस चीज़ का असर होता है। जैसे अगर आप सहरा के लोगों को देखेंगे या बहुत ज़्यादा गर्म इलाके के लोगों को देखेंगे, तो उनकी स्किन आपको निस्बतन जो है वो डार्क नज़र आएगी। जैसे आप अफ्रीका को देख लें, पाकिस्तान ही की बात करें अगर हम, तो कराची को देख लिया जाए, इंडिया की हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया को। उसकी वजह उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी ज़्यादती होती है, और वो सूरज की शुआएँ उस इलाके में ज़्यादा होती हैं, उस वजह से जो है अ, उसकी वजह से ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है बॉडी का अपने आप को बचाने का। इसका असर की मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा जो शायद बेहतर वज़ाहत कर सके आपके क्वेश्चन की भी। आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज़ और जापानीज़ ये ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी हेयर्स जो है वो आपको ना होने के बराबर नज़र आएँगे। ख़ास तौर पे मर्द, आपको 99% मर्द ऐसे मिलेंगे जिनकी दाढ़ियाँ नहीं होती, मूंछें नहीं होती, बॉडी हेयर्स नहीं है, चेस्ट हेयर्स नहीं है। मर्दों के अंदर जो है वो उन्हें आपको इस किस्म की चीज़ नज़र आएगी, लेकिन जो उनके बॉडी हेयर्स होते हैं वो, या जो सर के बाल होते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, वो दोनों जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। उनमें से अक्सर वो सिंपल शैम्पू इस्तेमाल करेंगे या नहीं भी करेंगे, तो उनके बालों के अंदर एक लस्टर, एक चमक जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसके पीछे नस्लों से एक फूड चली आ रही है, जो कि इसके अंदर रोल प्ले करती है, और वो फूड है सोया प्रोटीन्स। ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सोयाबीन का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छी। और वहाँ पर यहाँ हमारे यहाँ अगर प्रोटीन का नाम लिया जाए तो हमारे ज़हन में गोश्त एक उभरता है, वो गोश्त किसी भी किस्म का हो सकता है। चाइना, जापान, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, इन इलाकों में अगर आप प्रोटीन का नाम लेते हैं तो ज़हन में जो पहला खाका उठता है वो सोयाबीन का होता है। चाइना ने ख़ास तौर पे एक बहुत लंबा अरसा जो है वो गुर्बत में गुज़ारा है, और उससे पहले भी इनकी ट्रेडिशन ये थी कि सोयाबीन इनके यहाँ सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। अब वो सदियों से इस्तेमाल होने की वजह से हुआ ये कि इनकी असल में सोयाबीन के अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म के एंडोर्फिन्स, एक केमिकल्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजेंस, जो कि बेसिकली इंसानों को ख़वातीन जैसी खुसूसियात देते हैं। उसके मुकाबले में एक केमिकल होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये इंसानों को मर्दाना खुसूसियात देता है। अगर किसी औरत के अंदर टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती हो जाती है तो उसके अंदर मर्दाना खुसूसियात पैदा होना शुरू हो जाएँगी। मर्दाना खुसूसियात से क्या मुराद है? मर्दाना खुसूसियात से मुराद ये है कि उसके बाल औरतों की तरह लंबे नहीं हो पाएँगे, छोटे रहेंगे। इसके अलावा
जैसे मर्दों के चेहरे के ऊपर बाल आते हैं, उस औरत के भी कहीं न कहीं बाल आएँगे। मर्दों की आवाज़ भारी होती है। इसके अलावा मर्दों का कद भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो है वो कद बढ़ने के चांसेस होते हैं। और एस्ट्रोजन औरतों वाली ख़ुसूसियत देता है। जैसे आवाज़ के अंदर बारीकी औरतों की ख़ुसूसियत है, चेहरे के ऊपर कोई बाल ना होना, इसके अलावा सर के जो बाल हैं वो लंबे होना, कद का मर्दों की निस्बत जो है वो छोटा होना, इसके पीछे एस्ट्रोजन है। ये जो सोयाबीन जिसका मैंने ज़िक्र किया, जो इनकी खुराक में बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है और उतनी कसरत से मौजूद है जिस तरह हमारे यहाँ गंदुम मौजूद है। हमारे यहाँ गंदुम की जितनी कसरत है, उससे भी शायद कहीं ज़्यादा नस्लों से इनकी खुराक में ये सोया प्रोटीन्स मौजूद हैं, सोयाबीन मौजूद है, सोयाबीन की ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब उस सोयाबीन से हुआ ये कि बहुत नस्लों तक इसके इस्तेमाल से इनकी ख़ास किस्म की जीन्स टर्न ऑफ हो गईं। इनकी जो टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज़्म वाली जीन्स हैं या बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की ज़्यादती इनमें नस्ल दर नस्ल जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। अब उस चीज़ ने ख़वातीन को तो बहुत फ़ायदा दिया, लेकिन मर्दों का ये हुआ कि मर्दों के अंदर से जो है वो जो मर्दाना ख़ुसूसियात थी, जो फेशियल बॉडी हेयर्स थे, चेहरे के जो बाल थे, इसके अलावा आवाज़ की जो भारीपन था, जी। कद था, ये सारी चीज़ें जो है वो इनकी नस्ल से गायब होना शुरू हो गई। तो ये देखिए कि ये एक फूड है, उसका कसरत से इस्तेमाल नस्ल दर नस्ल जो है वो किस तरीके से एक पूरी कौम को एक ख़ास सिमत के अंदर ले गया। हाँ, अलबत्ता आप चाइना के अंदर और हांगकांग के अंदर और जापान के अंदर वो तमाम लोग जो कि साहिली पट्टी के पास-पास रहते हैं, उनके अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो साहिली पट्टी के साथ रहने वाले लोग हैं उनके उनके मर्दों के कद भी आपको लंबे मिलेंगे, उनके दाढ़ी के बाल भी होंगे और अच्छे खासे होंगे, उनकी आवाज़ें भी भारी होंगी। इनफैक्ट शोबिज़ की इंडस्ट्री में चाइना की अगर शोबिज़ की इंडस्ट्री को देखा जाए तो उसमें मॉडल्स और एक्टर्स और फ़िल्म एक्टर्स जो मेल हैं, उनकी अक्सरियत तकरीबन सारी की सारी जो है वो साहिली पट्टी से ताल्लुक़ रखती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि साहिली पट्टी के ऊपर कुदरती तौर पर जो समुद्री चीज़ें होती हैं, उनकी बहुतात होती है और वो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। उसके अंदर किस्म-किस्म की मछलियाँ आ जाती हैं, ऑयस्टर्स आ जाते हैं, लॉबस्टर्स आ जाते हैं, झींगे आ गए, प्रॉन्स आ गए और तरह-तरह की चीज़ें हैं। ये लोग कछुए के अंडे भी खाते हैं, कछुए भी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं। समंदरी ये तमाम चीज़ें समुद्री जितने भी क्रिएचर्स होते हैं, इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चूँकि इन लोगों की डाइट जो साहिली पट्टी के ऊपर रहते थे, उनकी डाइट के अंदर जो है वो ये चीज़ें इन चीज़ों की बहुतात रही, तो उन लोगों के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये ऑफ़ कोर्स जो डाइट होती है, ये बहुत हद तक हमारी जीन्स, हमारी आउटलुक, हमारी शक्ल कद-काठ इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो असरअंदाज़ होती है। हम दूर नहीं जाते, हम पाकिस्तान के अंदर देख लेते हैं। केपीके की तरफ अगर देखा जाए तो केपीके के लोग बाकी पूरे पाकिस्तान से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह उसके पीछे उनकी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। अब जैसे पूरे पाकिस्तान में देखें कि पंजाब और ख़ास तौर पे सिंध में जो है वो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पंजाब में भी इस्तेमाल है, निस्बतन थोड़ा-सा कम है, मतलब कि 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन आप देखेंगे कि सिंध में जो है वो सूरज भी ज़्यादा पड़ता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, खुश्की भी ज़्यादा होती है। पंजाब में जो है वो निस्बतन कम है। यही वजह है कि कराची के अंदर और आस-पास की पट्टी के अंदर आपको लोग ऐसे नज़र आएँगे जिनके रंग निस्बतन ज़्यादा सांवले हैं, जो कि निस्बतन ज़्यादा पतले होंगे, कद उनके निस्बतन कम होंगे और इन सारी चीज़ों के पीछे ये 2 फैक्टर्स शामिल हैं। एक तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करती हैं, जैसा कि हैदराबाद, कराची के अंदर जो है वो पान का इस्तेमाल किया जाता है और पान में चूने का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करती हैं। ये हड्डियों को भी घुलाती हैं, जो कि बॉडी का फ्रेमवर्क उस तरीके से बढ़ने नहीं देती, हाइट उस तरीके से बढ़ने नहीं देती। तो अगर आप कराची के लोगों को ऑब्ज़र्व करें तो आपको नज़र आएगा कि जो टिपिकल कराची के रहने वाले हैं और नस्लों से वहाँ पर रह रहे हैं,
वो आपको निस्बतन पतले और छोटे कद के नजर आएंगे और उनके रंग भी निस्बतन ज्यादा सांवले होंगे। जबकि केपीके के अगर लोगों को देखा जाए तो केपीके में आपको देहात में तो चाय का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और शहरों में अब कुछ रुझान हुआ है लेकिन फिर भी वहां पर कहवे का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहां पर लोगों की जो सफेद रंगत है, हालांकि हमारा आबो हवा तकरीबन सिमिलर है, हमारा टेम्परेचर भी तकरीबन सिमिलर जाता है, लेकिन खाली डाइट के अंदर डिफरेंस की वजह से उन लोगों के जो कलर्स हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन है, वो हम लोगों से डिफरेंट है। हम लोग गंदुमी रंग में या सांवले रंग में या हल्के गंदुमी रंग में आते हैं, और उन लोगों की अक्सरियत जो है वो गोरे रंग में आती है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये चाय की एब्सेंस प्ले करती है, क्योंकि चाय जो है वो बॉडी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क करती है। और इसके अलावा उनकी डाइट में आपको सिर्फ गंदम नहीं, दूसरी देहातों में खास तौर पे जो है वो जवार का इस्तेमाल नजर आएगा। वहाँ पर कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ पर साल में आधे साल जो है वो गंदम और आधे साल जो है वो जवार इस्तेमाल होती है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म के इंडिजिनस राइस इस्तेमाल होते हैं, जैसे चारसद्दा के जो है वो चावल हैं। डिश भी जो है वो वहाँ पर मशहूर है। गोश्त में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा भेड़ का और भैंस का गोश्त इस्तेमाल होता है, जबकि पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो गाय का, बैल का, बकरे का जो है वो गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पर चर्बी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लोबिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने उनकी जीन्स को नस्ल दर नस्ल इफ़ेक्ट किया है। उनके एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं, और इवन के उनके जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू हम लोगों के। हमारे मूड के अंदर क्या चीज़ चल रही है, हम लोग कितने मेहनती हैं, कितने सुस्त हैं, किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, किन चीज़ों में कम दिलचस्पी लेते हैं, ये भी सारे का सारा फूड डिटरमिन करती है। क्योंकि फूड बेसिकली बॉडी के अंदर जाकर, फूड केमिकल है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और वो नए किस्म के केमिकल्स बनाती है। अब वो बॉडी में जिस किस्म के केमिकल्स की बहुतात होगी, वही केमिकल्स पूरे खून के अंदर गर्दिश करते हुए बॉडी के हर पार्ट में जाते हैं और वो दिमाग में भी जाते हैं। और हर केमिकल दिमाग में जो है वो डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस पैदा करता है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले जो है वो बच्चों के मुतालिक डिस्कस किया कि बच्चे जो है वो ज़िद्दी हो जाते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स करते हैं, चीज़ें उठा-पटक करना अगर उनको उनकी चीज़ जो है वो ना मिले। उसके पीछे क्या रीज़न होती है? उसके पीछे रीज़न ये होती है कि हम बच्चों को खुराक के नाम पर अक्सरियत जो चीज़ें दे रहे होते हैं, मार्केट से लेकर दे रहे होते हैं, और उसमें से अक्सरियत जो है वो फैक्ट्री मेड चीज़ें होती हैं, उसमें शुगर की बहुतात होती है। यही शुगर जब एक्सेस सूरत में दिमाग तक पहुँचती है तो वो एक केमिकल जिसको डोपामीन कहते हैं उसका बहुत बहुतात के अंदर रिलीज करवाती है, और बच्चे को जो है वो कुछ वक्त के लिए जो है वो बहुत उससे लज्जत हासिल होती है, उसका कुछ टाइम जब तक वो चीज़ खा रहा होता है, वो उसे बहुत मज़ा आता है, वो उस चीज़ को बहुत एंजॉय करता है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को उससे हटाते हैं या उस चीज़ को वो नहीं देते या उसके हिसाब से वो काम नहीं करते या उसको किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं जिसमें उसको उस लेवल की लज्जत नहीं मिल रही, तो बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स प्ले करता है, ज़िद का इज़हार करता है, चीज़ें उठा-पटक करेगा, उसमें बदतमीज़ी भी आ जाती है। तो बेसिक हो क्या रहा है, ये वही कुछ हो रहा है कि आपने जो कुछ दिया खुराक के अंदर थे केमिकल्स, केमिकल्स ने जाकर ब्रेन के साथ कैसे प्ले किया, ये सारा उसी का आउटकम है। तो आई गेस डेफिनेटली जी, आप बिल्कुल। क्वेश्चन का जी, मैंने कुछ मिसालों से जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दी कि फूड का ऑफ कोर्स हर चीज़ के इर्द-गिर्द वो हर रिवॉल्व चीज़ करती है। में बिल्कुल। डेफिनेटली जी, वो कहते भी हैं इंग्लिश में कि यू आर व्हाट यू ईट। तो जो भी एग्ज़ैक्टली। हम खाना खाते हैं उसका हर चीज पे असर पड़ता है, सेहत पर, आपके मूड्स पर, आपकी दिमाग पर, आपकी सोचों पर। क्योंकि अगर आपको कोई खाना तंग करता है, आपके जिस्म के अंदर जाकर ब्लेंड इन नहीं होता सही तरह से, तो वो आपका सारा जो है ना सोच का भी तरीका बदल जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको सोच समझ के, ये जब आपको आगाही हो कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसको सोच के खाना चाहिए, जिसको माइंडफुल ईटिंग भी कहते हैं। कि आप खाना खाते वक्त ये ध्यान रखें कि ये किधर से आया है, किस तरह से उगाया गया है,
कौन से मौसम का यह है, तो ये सवालात हमारे जहन में होने चाहिए। इसकी न्यूट्रिशन एलिमेंट कितना है, कितना इसके अंदर नुकसान हो सकता है, और किस टाइम पे आप खा रहे हैं, किस मिकदार में खा रहे हैं। बहुत सारी चीजों का ख्याल रखेंगे तो तभी हमें अपनी खुराक से फायदा होगा, ना कि उससे हमें तकलीफ और बीमारी और जहमत उठानी पड़ेगी। जी मिस शाजिया, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था, स्टीविया के जो लीव्स हैं वो भी शुगर उसमें काफ़ी होती है, तो मोस्टली लोग घरों में उगाए होते हैं और वो चाय में डाल के उसको लेते हैं, तो वो क्या ये सेफ है इस तरह? स्टीविया के लीव्स में वाकई शुगर ज़्यादा होती है। अगर आप उसको नेचुरली इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि कुदरती चीज़ है, यानी कि उसको पत्ते ही की सूरत में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको रिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ नुकसानदेह हो जाती है। मैं इसकी एक मिसाल आपको दूँगा। जैसे गंदम की भी हमने मिसाल दी कि गंदम का दाना है, उसी गंदम के दाने का अगर हम ऑन द होल उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते और उसको सही तरीके से पीस कर हम खाते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए सेहतमंद है। लेकिन अगर हम उसको रिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, बहुत बारीक काटना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर से कोई ख़ास चीज़ निकाल कर बाकी सारी चीज़ें फेंक देते हैं, तो वो एक चीज़ जो हमने उसके अंदर से निकाली है और बाकी चीज़ों को फेंक दिया, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। जो ओपीएम है, हेरोइन है, वो भी बेसिकली अल्लाह ताला ही के पैदा किए गए एक कुछ फूल होते हैं, उसके अंदर से हासिल की जाती है। लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह इसलिए हो जाती है, नस्लों से इस्तेमाल होती आई है और हमें पेन के अंदर रिलीफ़ देती थी। लेकिन ओपीएम जो है वो नशा इसलिए बन जाती है क्योंकि हम उसके अंदर से जो हमें वो लिक्विड हासिल हो रहा होता है उस फूल से, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम निकाल कर माइनस कर देते हैं और सिर्फ़ एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि हम उसको बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर देते हैं और उसमें से सिर्फ़ अपने मकसद की चीज़ हासिल कर उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अज़ाब बन जाती है, हमारे लिए एडिक्शन का सबब बन जाती है। तो स्टीविया के लीव्स एज़ इट इज़ फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर उनको रिफ़ाइन किया जाएगा, उसमें से उनका एग्ज़ैक्ट केमिकल जो कि मिठास का सबब बन रहा है, उसको निकाला जाएगा, तो वो चीज़ जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। हमारे पास ऑप्शंस अच्छी मौजूद हैं, गुड़ है, शक्कर है, स्टीविया भी एक अच्छी ऑप्शन है। शायद कुछ लोगों के लिए वो पत्तों का इस्तेमाल मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल डिफ़रेंस जो है वो ये है। जी स्टीविया की टेबलेट्स भी मिलती हैं, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से आई थिंक उनको आपने जैसे भी बताया कि रिफाइन कर देते हैं, तो वो जी, जी, ये ऐसा क्या ही है। जी, टेबलेट्स ऐसा ही है। वगैरह? उसमें ये चेक करना पड़ेगा आपको कि आप खाली पेट आप हों और आप उसकी टैबलेट खाने से पहले जो है वो अपना ब्लड टेस्ट लें। वो जो सुई मारकर टेस्ट लिया जाता है, वो लें और उसके बाद एक टैबलेट खाएँ और कुछ भी ना खाएँ और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो अपना टेस्ट दोबारा लें। उसमें फिर आप देखिए कि आपकी क्या रीडिंग आती है। और अगर तो आपकी रीडिंग जो है वो बढ़ जाती है, जो कि पिछली रीडिंग थी और आप थी भी खाली पेट, तो इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये चीज़ रिफाइंड थी और ये चीज़ भी जो है वो आपकी शुगर बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक। देखिए शुगर ऐसी चीज़ है, नशे कोई भी ऐसी चीज़ है जो अ, किसी भी चीज़ का ज़्यादती के अंदर इस्तेमाल इंसान को हलाकत की तरफ लेकर जाता है। पानी है, पानी के अंदर अल्लाह ताला ने हयात रखी है। लेकिन इसी पानी के अंदर डूब कर लोग मर जाते हैं, या कोई भी एक शख़्स एक वक़्त के अंदर अगर 4 से 5 लीटर पानी पी लेता है, तो वो भी मौत का शिकार हो जाता है। यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो नुकसान का बाहिस है। हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एक लिमिट के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, और चीज़ें बदल-बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने वैरायटी दी है। अगर आज हम जामुन खा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है अगले तमाम हफ़्ते हमने जामुन खाने हैं। कल को आप नाशपाती खा सकते हैं, परसों को आप कोई तीसरा फल जो है वो खा सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी वैरायटी दी है, तो आप चीज़ों को जो है वो बदल-बदल कर खाएँ।
यहाँ पर भी यही है कि चीज़ें अल्लाह ताला ही की पैदा करता है, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो अपनी उसको आप अपनी एक तो नेचुरल फॉर्म के करीब-करीब वो जितना ज़्यादा होगी, उसमें इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी। और दूसरा ये है कि उसको मॉडरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, डेफिनेटली डॉक्टर साहब, हर चीज का इस्तेमाल मीज़ान में ही ठीक रहता है। आपकी सेहत को फायदा तभी होता है जब आप मुख्तलिफ चीज़ों से उसको न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ खाने से तो सिर्फ उसी की आपके अंदर सेहत पैदा होगी, उसी के हवाले से बाकी चीज़ों की फिर कमी रह जाएगी। तो अगर हम सोच समझ के ग़िज़ा का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको इस तरह से हर चीज़ दें और फ़र्क फ़र्क जो मौसम की चीज़ें हों उनको खिलाएं और अच्छी हालत में खिलाएं कि मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हों। ये नहीं कि जूस निकाल दिया तो फाइबर हटा दिया, तो या इस किस्म की असली से जो भी इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उसकी असली फॉर्म में इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह हमें फिर अपनी जो हमारा बीमारी का जो एलिमेंट है उसको कम से कम कर सकेंगे और फिर हम अपनी सेहत को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे और जो काम हमने करने हैं हम बार बार बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इम्यूनिटी अफादियत जो है वो हमारी वो भी बेहतर, कुव्वत अफादियत वो भी बेहतर रहेगी। और साथ साथ हम बीमारी से भी बचे रहेंगे। और ये जो इस किस्म की बीमारियां जो कि लंबी क्रॉनिक बीमारियां, जिस तरह डायबिटीज बताया उन्होंने, शुगर की बीमारी, वो फिर एक दफा हो जाती है तो बस फिर आपको वो भी आपको इसी तरफ ला रही होती है कि ग़िज़ा की मिसमैनेजमेंट हुई हुई है, तो आपको उसको कंट्रोल भी मैनेजमेंट के साथ ही करना है। तो इससे पहले कि इस किस्म की बीमारियों का कोई ऑनसेट हो, तो पहले हम अगर मैनेजमेंट कर लेंगे तो बहुत सारे कामों से जो है ना हमारी जान छूटी रहेगी और इंशाल्लाह फिर हम अच्छी जिंदगी और अच्छी सेहत के साथ अपनी ज्यादा देर तक अपने आप को महफूज रख सकेंगे बीमारियों के असर से, बीमारियों के अटैक से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी वैल्यूबल मालूमात, इतनी अच्छी नॉलेज के साथ हमें हमारे साथ शेयर किए आज। और इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स को भी समझ में आया है कि कितना ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें उसकी। और अगर खाना ही है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें उसका कोई बदल मौजूद नहीं है, तो उसको कम तरीके से इस्तेमाल करें, दिन के वक्त इस्तेमाल करें ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। और उसको हमारा जो टाइमिंग को देख लें, उसकी क्वांटिटी को देख लें और उसको किस हालत में इस्तेमाल करना है उसको देख लें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी और फिर हमें कम से कम सेहत के हवाले से बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आप जी बहुत शुक्रिया, आप सब मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं जी। अल्लाह हाफिज।